नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के ऐतिहासिक और तूफानी दौरे की, सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के एक बयान पर भड़के ब्राह्मण समाज की, और अडानी को लेकर राहुल गांधी के लगाए गए बड़े आरोपों की, और आखिर में बात करेंगे पेपर लीक माफियाओं पर सरकार की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 5 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी, यूएई में हुआ शानदार स्वागत, मिला गार्ड ऑफ ऑनर। नीट परीक्षा की नई तारीख का हुआ ऐलान, 21 जून को होगा पेपर। धार का भोजशाला मंदिर है, हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर लगाई मोहर। भारत और यूएई के बीच कई बड़े समझौतों का ऐलान, $5 अरब निवेश का ऐलान। सीएम योगी ने आम जनता से की अपील, हमें प्रधानमंत्री मोदी और देश का समर्थन करना चाहिए। अमेरिका के साथ हुआ अडानी के रिहाई का सौदा, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर आरोप। कोलकाता में सड़क पर जुमे की नमाज को लेकर टकराव, पुलिस एक्शन के बाद हंगामा। दूध और सीएनजी के बाद अब पेट्रोल डीजल भी हुआ महंगा, ₹3 प्रति लीटर तक बढ़े दाम। आज फिसले सोने चांदी के दाम, अचानक धड़ाम से गिरा सोना चांदी, 16,000 रुपए हुई सस्ती। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 161 अंक टूटा, निफ्टी 23,650 के नीचे हुआ बंद। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पहले और अहम मुद्दे के बारे में। नई दिल्ली से अबू धाबी और फिर समूचे यूरोप में भारत का डंका। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे महा दौरे पर निकल चुके हैं जो न सिर्फ भारत की कूटनीति का नया इतिहास लिखेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और हाईटेक क्रांति की दिशा तय करेगा। ईरान जंग के चलते जब दुनिया भर में सप्लाई चेन चरमरा गई है, होमरूज स्टेट में तनाव है और तेल गैस के बाजार में हाहाकार मचा है, ऐसे में ठीक उसी वक्त भारत के ग्लोबल लीडर ने मोर्चा संभाल लिया है। 15 मई से 20 मई तक होने वाली ये 5 देशों की यात्रा बेहद हाई प्रोफाइल है। इस यात्रा में नवाचार भी है और रफ्तार भी, व्यापार भी है और हथियार भी। तो चलिए जानते हैं महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर भारत की इस धमाकेदार और ऐतिहासिक यात्रा की पूरी कहानी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस तूफानी दौरे की शुरुआत आज शुक्रवार सुबह 8:30 बजे नई दिल्ली से उड़ान भरकर की। वे सबसे पहले यूएई के अबू धाबी पहुंचे, जहां वह सिर्फ 4 घंटे बिताए, लेकिन ये 4 घंटे भारत की तकदीर के लिए बेहद अहम हैं। वहां पीएम मोदी अपने बेहद करीबी मित्र और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात कर रहे हैं। 2014 के बाद से पीएम मोदी की 8वीं यूएई यात्रा है, जो दोनों देशों के अटूट रिश्तों की गवाही देती है। दरअसल रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका की तरफ से मिली छूट 16 मई को खत्म होने जा रही है। ऐसे में भारत ने वॉशिंगटन से इस छूट को बढ़ाने की जोरदार वकालत की है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार बनाए रखने के लिए कच्चा तेल बेहद जरूरी है। इसी नाजुक वक्त में पीएम मोदी यूएई पहुंचे हैं। वहीं इस बैठक में 2 ऐतिहासिक समझौते पर मोहर लगने वाली है। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस डील। खास बात यह भी है कि यूएई ने तेल उत्पादक देशों के संगठन यूपिक से बाहर निकलने का फैसला किया है, जिससे भारत और यूएई की ये स्वतंत्र साझेदारी और भी ज्यादा आक्रामक और मजबूत हो जाएगी। आपको बता दें, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहली बार 101.25 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। इतना ही नहीं, जनवरी 2026 में जब यूएई के नेता भारत आए थे, तब दोनों देशों ने साल 2032 तक इस व्यापार को दुगना करके 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का महासंकल्प लिया था। यूएई आज भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और 25.19 अरब अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। सबसे मजेदार बात यह है कि दोनों देशों के बीच लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पूरी तरह चालू है, यानी अब व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय रुपए और यूएई दिरहम में हो रहा है, जिससे अमेरिकी डॉलर की
दादागिरी को तगड़ी चोट दी है। वहां रहने वाले लाखों भारतीय प्रवासी इस रिश्ते की रीढ़ है जो भारत में भारी भरकम विदेशी मुद्रा भेजते हैं। वहीं पीएम मोदी का दूसरा पड़ाव नीदरलैंड्स होगा। जी हां, यूएई की तपिश के बाद पीएम मोदी सीधे यूरोप के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र नीदरलैंड पहुंचेंगे। साल 2017 के बाद पीएम मोदी का यह दूसरा नीदरलैंड दौरा है। आज नीदरलैंड भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं मानता बल्कि एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में देखता है। इसीलिए साझेदारी को नाम दिया गया है इनोवेशन मीट स्केल, यानी कि डच तकनीकी और भारत की विशाल क्षमता का महामिलन। दोनों देश सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, वाटर मैनेजमेंट और समुद्री तकनीकी में तहलका मचाने वाले हैं। वहीं इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण होगा गुजरात के धुलेरा में बनने वाला सेमीकंडक्टर प्लांट। इस यात्रा के दौरान टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और दुनिया की सबसे दिग्गज सेमीकंडक्टर चिप मशीन बनाने वाली कंपनी ASML के बीच एक बेहद बड़ा और रणनीतिक समझौता होने जा रहा है जो भारत को चिप निर्माण की दुनिया का राजा बना देगा। इसके बाद पीएम मोदी का तीसरा पड़ाव होगा स्वीडन। प्रधानमंत्री मोदी पूरे 8 साल के बाद स्वीडन धरती पर कदम रखेंगे। स्वीडन अपनी GDP का 3% से अधिक हिस्सा रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करता है और इनोवेशन के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्वीडन ने चीन पर अपनी रणनीतिक निर्भरता को पूरी तरह खत्म करने के लिए बेहद सख्त कदम उठाए हैं। उसने अपने 5G और टेलीकॉम नेटवर्क से चीनी कंपनियों को लात मारकर बाहर कर दिया है। ऐसे में एशिया के भीतर स्वीडन के लिए भारत ही एकमात्र और सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। वहीं इसके बाद पीएम मोदी का चौथा पड़ाव नॉर्वे होगा। आपको बता दें, ये यात्रा भारतीय कूटनीति की एक और बड़ी जीत है क्योंकि पिछले 43 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्वतंत्र द्विपक्षीय नॉर्वे यात्रा है। ओस्लो की खूबसूरती वादियों में पीएम मोदी तीसरी इंडिया नार्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले ये समिट 2018 में स्टॉकहोम और 2022 में कोपेनहेगन में हुआ था। इस समिट की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है नार्डिक देश भारत को वैश्विक मंच पर ही सम्मान और तवज्जो दे रहे हैं जो वो महाशक्ति अमेरिका को देते हैं। वहीं पीएम मोदी का 5वां और अंतिम पड़ाव इटली है। जी हां, यात्रा के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के विशेष निमंत्रण पर रोम पहुंचेंगे। जून 2024 में G7 शिखर सम्मेलन के बाद उनका ये दूसरा इटली दौरा होगा। दोनों देशों के बीच संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 पहले से ही लागू है जो उनके रक्षा, विज्ञान और तकनीकी रिश्तों को चलाती है। आपको बता दें, भारत और इटली ने साल 2025 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 16.77 अरब अमेरिकी डॉलर और साल 2029 तक 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का महालक्ष्य रखा है। इटली में अब तक का सबसे बड़ा भारतीय धमाका तब हुआ जब टाटा मोटर्स ने 3.8 अरब यूरो में इटली के मशहूर इवोको समूह का अधिग्रहण कर लिया है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 5 देशों का दौरा सिर्फ एक रूटीन विदेशी यात्रा नहीं बल्कि ये एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत यूरोपियन यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में जुटा है और EFTA देशों के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पहले ही कर चुका है। चाहे यूएई से तेल की सुरक्षा हो, नीदरलैंड से सेमीकंडक्टर की डील हो, स्वीडन से 100% डिफेंस FDI, नॉर्वे के साथ स्टार्टअप की जुगलबंदी हो या फिर इटली के साथ मिलकर वैश्विक कॉरिडोर का निर्माण। पीएम मोदी की ये यात्रा भारत को आने वाले दशकों के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था और तकनीकी की सुपर पावर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होने जा रहा है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश के सियासी अखाड़े में इस वक्त जबरदस्त भूचाल आया हुआ है और वजह बना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी का एक विवादित बयान। जी हां, एक तरफ जहां ब्राह्मण समाज इस अभद्र टिप्पणी के बाद गुस्से से लाल है, वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस जलती आग में घी डालने का
काम करके सपा की धज्जियां उड़ा दी हैं। मायावती ने सीधे सपा मुखिया अखिलेश यादव को लपेटे में लेते हुए न सिर्फ सार्वजनिक माफी की मांग की, बल्कि सपा को कट्टर जातिवादी और ब्राह्मण विरोधी घोषित कर दिया। नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक थानों में एफआईआर, वकीलों के इस्तीफे और सोशल मीडिया पर कूट कूट कर भरे आक्रोश ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं इस विवाद की शुरुआत आखिर हुई कहां से। कहते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानों के तीर कब किसको घायल कर देंगे कहा नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी के कद्दावर राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ब्राह्मण समाज से जुड़ी एक पुरानी कहावत का जिक्र कर दिया। कहावत का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर तैरने लगा, देखते ही देखते वह वायरल हो गया। देखिए वीडियो राजकुमार भाटी का। ब्राह्मण भला न वैश्या इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण भला न कोई। वहीं ब्राह्मण समाज के लोगों का आरोप है कि भाटी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द और उनका लहजा बेहद अभद्र और अशोभनीय और आपत्तिजनक था। वीडियो सामने आते ही ब्राह्मण समाज का गुस्सा फूट पड़ा। समाज के प्रबुद्ध जन और युवाओं ने इस बयान को सीधे अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान पर चोट माना। हालांकि जब पानी सिर से ऊपर बहने लगा और चौतरफा घेराव हुआ तो सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने अपनी टिप्पणी पर सफाई देते हुए माफी मांग ली। लेकिन ब्राह्मण समाज इस मूड में नहीं है कि सिर्फ शौरी से काम चल जाए। उनका साफ कहना है कि बात अब मर्यादा की है और भाटी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस पूरे मुद्दे को लपकने में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जरा सी भी देर न की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट डालकर समाजवादी पार्टी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। मायावती ने अपने ट्वीट में साफ लिखा है कि सपा प्रवक्ता के गैर जिम्मेदाराना और घटिया बयान से ब्राह्मण समाज के आदर, सम्मान और स्वाभिमान को जो ठेस पहुंची है, उसकी देश भर में तीव्र निंदा होनी स्वाभाविक ही है। मायावती ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, सपा मुखिया की ये चुप्पी माहौल को और अधिक तनावपूर्ण और गंभीर बना रही है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि सपा प्रमुख तुरंत इसका संज्ञान लें और पूरे ब्राह्मण समाज से सामूहिक तौर पर माफी मांगें। आपको बता दें, मायावती यहीं नहीं रुकी। उन्होंने सपा के इतिहास को खंगालते हुए कहा कि इस घटना ने जनता के सामने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सपा का असली चरित्र क्या है। उन्होंने आरोप लगाया, जिस तरह समाजवादी पार्टी ने हमेशा दलितों, अति पिछड़ों और मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा और उनका शोषण किया, ठीक उसी तरह उनका ब्राह्मण विरोधी चेहरा भी उजागर हो गया है। मायावती के मुताबिक सपा का ये जातिवादी चाल और चरित्र समय के साथ बदला नहीं है, बल्कि और ज्यादा गहरा तथा क्रूर हुआ है। वहीं अपनी सरकार के पुराने दिनों को याद दिलाते हुए मायावती ने दावा किया कि ये बात जग जाहिर है कि बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर काम किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीएसपी द्वारा सर्व समाज की तरह ब्राह्मण समाज को भी पार्टी में और सरकार रहने के दौरान भरपूर आदर सम्मान देने के साथ साथ हर स्तर पर उचित और बड़ी भागीदारी दी गई। वहीं दूसरी तरफ ये विवाद अब सिर्फ सोशल मीडिया या नेताओं के बयान तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसकी आंच जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी के संगठन को झुलसाने लगी है। जी हां, नोएडा में राजकुमार भाटी के खिलाफ ब्राह्मण समाज के लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया है। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय शर्मा की तरफ से पुलिस में लिखित शिकायत देकर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं इस विवाद का सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को गौतम बुद्ध नगर में लगा है। वहां के स्थानीय ब्राह्मण समाज के कई वकीलों और खुद सपा के भीतर मौजूद समर्थकों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि जिस पार्टी में
उनके समाज का सम्मान सुरक्षित नहीं है, वहां रहने का कोई मतलब ही नहीं है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के भीतर भी इस बयान को लेकर घमासान मचा है। सपा के कद्दावर विधायक संतोष पांडे ने राजकुमार भाटी के इस बयान पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता को आईना दिखा दिया है। संतोष पांडे ने कहा है, भाटी साहब इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य की राह पर चल पड़े हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या अंजाम हुआ ये तो उन्हें अच्छी तरह पता ही होगा। जाहिर है, राजकुमार भाटी के एक बयान ने उत्तर प्रदेश में पुराने सपा बनाम बसपा के विवाद को दोबारा जिंदा कर दिया है। मायावती ने इस मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठाकर ये साफ कर दिया है कि वह आने वाले चुनावों में ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग के अपने पुराने फॉर्मूले को धार दे रही हैं। अब गेंद सीधे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के पाले में है। ऐसे में सवाल है कि क्या अखिलेश यादव इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़कर ब्राह्मण समाज से माफी मांगेंगे या फिर यह विवाद सपा के कोर वोट और उनकी छवि को भारी नुकसान पहुंचाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सड़कों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ लेते हैं अगले मुद्दे की तरफ। देश की सियासत में इस वक्त एक ऐसा जबरदस्त तूफान आया है जिसने सीधे दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक के गलियारों को हिला कर रख दिया है। विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर अब तक का सबसे तीखा चौतरफा हमला बोल दिया है। एक तरफ 7 समंदर पार अमेरिका से आई अडानी समूह से जुड़ी खबरों ने भूचाल मचाया हुआ है, तो दूसरी तरफ देश के भीतर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगी आग ने आम जनता का बजट झुलसा दिया है। कांग्रेस ने इन दोनों मुद्दों को एक सुर में पिरोते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और आर्थिक कूटनीति पर वो प्रहार किए हैं जिसकी गूंज आने वाले लंबे समय तक शांत होने वाली नहीं है। राहुल गांधी का सीधा आरोप है कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक समझौता हुआ है वह कोई देशहित की डील नहीं बल्कि गौतम अडानी की रिहाई का सौदा था। दरअसल मामले की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी मीडिया में ये सनसनीखेज रिपोर्ट आई कि अमेरिकी सरकार अडानी समूह के खिलाफ चल रहे कथित धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के मुकदमों को रफा दफा करने या सुलझाने की कोशिश कर रही है। अमेरिका में आरोप था कि अडानी समूह ने भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए फंड जुटाने के दौरान अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया। वहीं जैसे ही ये खबर आई, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सीधे प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने तीखे शब्दों में लिखा, हमारे समझौतावादी प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं किया बल्कि ये अडानी की रिहाई का सौदा था। ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान साफ करता है कि विपक्ष अब अडानी मुद्दे को सिर्फ एक कॉर्पोरेट विवाद नहीं मान रहा बल्कि इसे सीधे देश की शान और प्रधानमंत्री की साथ से जोड़कर जनता के बीच ले जा रहा है। इतना ही नहीं, इस सियासी हमले को और ज्यादा धार देने का काम कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने किया। उन्होंने एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर दावा किया। जयराम रमेश ने सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, अब देश के सामने ये पूरी तरह साफ हो चुका है आखिर 10 मई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक कथित चेतावनी के बाद ऑपरेशन सिंदूर को बीच में ही क्यों रोक दिया गया था। जयराम रमेश के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारी दबाव के आगे घुटने टेक दिए और देश के राष्ट्रीय हितों को ताक पर रखकर एक तरफा निराशाजनक और अमेरिका के पक्ष में झुकी हुई ट्रेड डील पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी अडानी और अमेरिकी डील का विवाद थमा ही नहीं था कि सरकारी तेल कंपनियों ने देश की जनता को एक और बड़ा झटका दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, खासकर स्टेट ऑफ होर्मुज़ में मचे घमासान का हवाला देते हुए देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में सीधे 3 रुपये प्रति लीटर की भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी गई। सिर्फ यही नहीं, सीएनजी के दाम भी 2 रुपये बढ़ा दिए गए। इस बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में
पेट्रोल की कीमत बढ़कर लगभग 97.77 रुपये और डीजल की कीमत 90.67 रुपया प्रति लीटर तक पहुंच गई। वहीं दाम बढ़ते ही कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल से प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई मैन का नया नाम दे दिया। कांग्रेस ने तीखा तंज कसते हुए लिखा, महंगाई मैन ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया है। पेट्रोल और डीजल 3 रुपये महंगे कर दिए गए हैं। सीएनजी के दाम भी 2 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। चुनाव खत्म होते ही मोदी की वसूली शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, कांग्रेस ने इस बार अपने हमले का दायरा इतना बड़ा कर दिया है कि इसमें एप्स्टीन फाइल से लेकर अडानी तक के मुद्दों को शामिल कर लिया गया है। हालांकि भले ही अडानी समूह पहले ही अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को पूरी तरह खारिज करता रहा हो, लेकिन अमेरिकी अदालतों और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट को हथियार बनाकर विपक्ष ने सरकार को चारों तरफ से चक्रव्यूह में घेर लिया है। ऐसे में कांग्रेस की इस नई और आक्रामक रणनीति से साफ है कि वह अब आर्थिक मोर्चे और विदेशी नीति दोनों को एक साथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राष्ट्रवाद के गुब्बारे की हवा निकालना चाहती है। देश के भीतर जनता महंगाई से त्रस्त है और सीमा पर कूटनीति के मोर्चे पर सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में ये अडानी अमेरिकी डील और महंगाई का जिन संसद से लेकर सड़क तक हर रैली चुनाव में गूंजने वाला है। अब देखना यह है कि विपक्ष के इस बार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी क्या पलटवार करती है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से आइए रूबरू कराते हैं। देश की सबसे बड़ी और सबसे संवेदनशील परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर आज एक बड़ी खबर सामने आई। लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली पेपर लीक माफियों के मंसूबे पर पानी फिर चुका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक बहुत बड़ा और बेहद फैसला लेते हुए नीट यूजी 2026 परीक्षा को पूरी तरह रद्द कर दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, परीक्षा रद्द हो चुकी है और अब परीक्षा दोबारा होगी। लेकिन छात्रों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि ईमानदार छात्रों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। एनटीए ने भारत सरकार की हरी झंडी मिलते ही दोबारा परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। अब ये परीक्षा 21 जून 2026 को होने जा रही है। वहीं इस बीच खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक तूफानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने आकर देश के शिक्षा माफियाओं को खुली चुनौती दे डाली है और परीक्षा के ढर्रों को हमेशा हमेशा के लिए बदलने का ऐतिहासिक ऐलान कर दिया है। इस पूरे प्रकरण से सबक लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के सामने एक ऐसा क्रांतिकारी ऐलान किया है जिससे भविष्य में पेपर लीक का नामो निशान मिट जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि अगले साल से नीट की परीक्षा के पारंपरिक ढर्रे को बदल दिया जाएगा। अब पेन पेपर और OMR सीट का झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगले साल से नीट परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। इस कदम से पेपर लीक पर कमी आएगी। ऐसे में तो कुल मिलाकर कहानी साफ है कि सरकार ने बैकफुट पर आने के बजाय फ्रंट फुट पर आकर माफियाओं के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। अब बारी देश के जाबाज छात्रों की है। मुश्किल की घड़ी है, मौसम की मार है, लेकिन आपके पास अपनी ईमानदारी और काबिलियत को साबित करने का एक और मौका है। आज हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी का 5 देशों का दौरा भारत को वैश्विक कूटनीति के शिखर पर ले जा रहा है। दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर महंगाई, अडानी मुद्दे पर सियासी घमासान और उत्तर प्रदेश की जातीय राजनीति देश का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा है। इन तमाम खबरों की हर पल की अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल खबरें अब तक में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरें और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। नमस्कार।